नमस्कार, मैं मनोज कुमार पांडे। हमारी धारणा पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम वायुमंडल के स्तरीकरण के संदर्भ में अत्यंत संक्षिप्त जानकारी कम शब्दों में देने जा रहे हैं। यह जानकारी आपके लिए विशेष फायदेमंद होने वाली है। विशेष करके विविध कंपटीशंस में इसका बड़ा ही महत्व है, तो आप इसको गंभीरता से सुनें और इसको आसानी से समझ लेंगे। बहुत ही सरल शब्दों में हम समझाने जा रहे हैं और इसको बोर्ड या मैप या ग्लूब के माध्यम से नहीं समझाया जाएगा। सीधा सिंपल कुछ वर्डों में हम समझा देंगे। तो पूरा आगे मैटर को आगे बढ़ाने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धरातल से ऊपर विविध गैसों एवं एरोसॉल का विशाल आवरण वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। इसमें गैसीय भाग 94 से 95% है, जबकि एरोसॉल यह लगभग 4 से 5% है। विविध गैसों में तो बहुत सारी गैसें हैं, जिनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, ज़ेनान और ओजोन सबसे प्रमुख हैं। जबकि एरोसॉल आर्द्रता और ठोस कणों से मिलकर बना होता है, सूक्ष्म ठोस कणों से मिलकर बना होता है, जिसके सामने यानी सूक्ष्म ठोस कण और आर्द्रता को मिला के हम एरोसॉल बोलते हैं 4 से 5%। तो अब संपूर्ण वायुमंडल इसका धरातल पर निश्चित इसका भार महसूस किया जाता है। समुद्र तल पर इसका यह दाब लगभग 1013 मिलीबार से 1033 मिलीबार रिकॉर्ड किया जाता है। इस संदर्भ में आगे जानकारी, विस्तृत जानकारी दी जाएगी। तो संपूर्ण वायुमंडल, जिसमें गैसीय भाग तो अधिक है, गैसीय भाग में भी लगभग 78.03 नाइट्रोजन, 20.93 इसमें ऑक्सीजन है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और लगभग 0.01% हाइड्रोजन है। बाकी अन्य गैसें हैं। तो इनका विशाल आवरण तो पूरे वायुमंडल के, पूरे धरातल के ऊपर पाया ही जाता है। एरोसॉल में हम, जैसा कि अभी हमने बताया कि अत्यंत सूक्ष्म ठोस कण, तो अत्यंत सूक्ष्म ठोस कण से तात्पर्य महीन धूल कण और कार्बन पार्टिकल से है, जबकि आर्द्रता तो है ही। तो दोनों को मिला के हम एरोसॉल बोलते हैं। संपूर्ण वायुमंडल का 50% भार 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक महसूस किया जाता है, जैसा कि अनुसंधान इस पर शोध किया गया है। जबकि इसका 99% भार 29 से 30 किलोमीटर तक प्राप्त कर लिया जाता है। अब सभी गैसों में सबसे भारी गैस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। भारी है तो निश्चित रूप से बहुत ऊंचाई तक नहीं पाई जाएगी। यह लगभग 19 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। जबकि इसके बाद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भारी गैसें हैं, ये लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक अधिकतम पाई जाती हैं। आगे ऊपर भी अत्यंत कम मात्रा में पाई जाती हैं, लेकिन इसका अधिकांश भाग लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक प्राप्त कर लिया जाता है। अब इसके बाद ऊपर हाइड्रोजन, हीलियम और बाकी ज़ेनान और ये नियॉन गैसें आदि पाई जाती हैं। लेकिन पूरे वायुमंडल का अधिकतम भार लगभग 29 से 30 किलोमीटर तक प्राप्त कर लिया जाता है। इस तरह से संपूर्ण वायुमंडल हमने बहुत कम शब्दों में बताया कि कैसे बना हुआ है। अब हम आते हैं तापमान के आधार पर। हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे जलवायु शास्त्रियों ने तापमान के आधार पर वायुमंडल को 5 परतों में विभक्त किया है। धरातल से ऊपर क्रमशः अगर हम जाएंगे तो 11 किलोमीटर तक, औसत 11 किलोमीटर तक क्षोभमंडल, जिसको हम ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। 11 किलोमीटर से ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक मध्यमंडल, मेसोस्फीयर। 80 किलोमीटर से ऊपर 450 किलोमीटर की ऊंचाई तक आयन मंडल या तापमंडल, थर्मोस्फीयर। 450 किलोमीटर से ऊपर बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर। इस तरह से वायुमंडल को तापमान के आधार पर हम 5 परतों में विभक्त करते हैं। क्षोभमंडल सबसे निचली परत है। ध्रुवों पर यह लगभग 8 किलोमीटर तक ऊंचाई इसकी प्राप्त की जाती है, जबकि विषुवतीय क्षेत्र या भूमध्य रेखा पर यह लगभग 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। क्षोभमंडल, जैसा कि नाम है विक्षोभ मंडल, सभी तरह की मौसमी घटनाएं, सभी तरह के विक्षोभ इसी मंडल में पाए जाते हैं। धरातल से ऊपर इस मंडल में क्रमशः 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता चला जाता है। सभी प्रकार के संघनन इसमें पाए जाते हैं। बादल का निर्माण से लेकर आंधी तूफान सब कुछ इसी मंडल में प्राप्त कर लिया जाता है। तो इसीलिए इसको विक्षोभ मंडल, इसको सल्फेट परत भी कहा जाता है। क्षोभ मंडल से ठीक ऊपर एक संक्रमणी पेटी पाई जाती है, जिसको ट्रोपोपॉज कहते हैं। वहाँ तापमान लगभग स्थिर हो जाता है। जैसा कि हमने देखा कि तापमान बड़ी तेजी से कम हो रहा है
और जाते इसकी सीमा तक जाते क्षोभ मंडल की सीमा तक जाते जाते ऊपरी सीमा तक जाते जाते यह काफ़ी कम, 0 से भी काफ़ी कम, यह विषुवतीय क्षेत्र में गिरकर -80 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्र में -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। अब ये जो संक्रमणीय क्षेत्र है, इस संक्रमणीय क्षेत्र में तापमान का गिरना रुक जाता है, इसलिए संक्रमणीय है। संक्रमणीय से ऊपर समताप मंडल है, जैसा कि नाम है समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर, तो तापमान लगभग समान प्राप्त किया जाता है। इसकी औसत ऊंचाई से ऊपर हम जाते हैं तो इसमें तापमान लगभग 0 डिग्री सेल्सियस प्राप्त कर लिया जाता है। इस मंडल की सबसे बड़ी विशेषता है कि तापमान की एक तो समानता है, दूसरा इसी परत में मुख्यतः ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत का विस्तार 20 किलोमीटर से लेकर ऊपर 60 किलोमीटर तक है, यानी इसका कुछ अंश मध्यमंडल तक जाता है, लेकिन अधिकांश इसका भाग जो है वो समताप मंडल में ही है। ओजोन परत के विस्तार के कारण हम 30 किलोमीटर से ऊपर हम ओजोन परत भी कभी कभी कह देते हैं, लेकिन मुख्यतः यह समताप मंडल में यह ओजोन परत पाई जाती है। जैसा कि सबको मालूम है, ओजोन धरती की सुरक्षा कवच है। यह ओजोन हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों को धरातल तक आने से रोकती है। इसका क्षरण हुआ था पीछे, कितनी इस पर बैठकें हुई, इसके क्षरण को रोकने के लिए क्या क्या समझौते हुए, वो तो अलग का विषय है, उस पर कभी वार्ता रखी जाएगी, उस पर कभी बोला जाएगा। लेकिन आज बस हम वायुमंडल के विविध परतों के बारे में बहुत संक्षिप्त जानकारी दे रहे हैं। तो इस तरह से समताप मंडल का बड़ा ही महत्व है। समताप मंडल के ऊपर मध्यमंडल है। मध्यमंडल अधिकतम 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। मध्यमंडल के बारे में कोई बहुत अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है, लेकिन इस मंडल में तापमान पुनः एक बार बहुत तेजी से गिरता है और मध्यमंडल की ऊपरी सीमा अर्थात 80 किलोमीटर जाते जाते यह तापमान गिरकर -120 -120 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इसके बाद एक पुनः संक्रमणीय पेटी पाई जाती है। इसके बाद तापमान पुनः बहुत तेजी से बढ़ता है। तापमान चूंकि बहुत तेजी से बढ़ता है, इसीलिए इसके ऊपर की परत को हम ताप मंडल या आयन मंडल कहते हैं। आयन मंडल भी कहते हैं और ताप मंडल भी कहते हैं। ताप मंडल इसलिए कि यहाँ तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है। आयन मंडल इसलिए कि तापमान यहाँ बढ़ते बढ़ते अधिकतम 1000 डिग्री सेल्सियस से 1700 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। और आयन मंडल इसलिए कहा जाता है कि इतने अधिक तापमान पर यहाँ गैसें, जो भी गैसें इस परत में हैं, वो आयनीकृत हो जाती हैं। इसीलिए इसको आयनिक परत या आयन परत कहा जाता है, आयन मंडल कहा जाता है। इस परत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि चूंकि गैसें आयनीकृत हो जाती हैं, तो यहाँ विस्मयकारी विद्युत चुंबकीय प्रकाश की उत्पत्ति होती है इस मंडल में। इसी विस्मयकारी विद्युत चुंबकीय प्रकाश को हम अरोरा कहते हैं। सामान्य विषुवतीय क्षेत्र या मध्यवर्ती अक्षांश से यह दिखाई नहीं देता है, लेकिन दोनों ध्रुवों से यह विस्मयकारी प्रकाश दिखाई देता है, अर्थात अरोरा दिखाई देता है। उत्तरी ध्रुव पर इसे अरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर इसे अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। इसी समताप मंडल में नीचे की तरफ मतलब निचले क्षेत्र में लगभग 96 किलोमीटर की ऊंचाई तक एक विशेष परत पाई जाती है, जिसको डी परत कहते हैं। डी परत से ऊपर 144 किलोमीटर के बीच ई परत और 144 किलोमीटर से ऊपर एफ परत पाई जाती है। ये इसका बड़ा ही महत्व है। ई परत से मध्यम तरंग दैर्घ्य वाली रेडियो तरंगें वापस धरातल पर लौटा दी जाती हैं, जबकि एफ परत से सूक्ष्म तरंग दैर्घ्य की रेडियो तरंगें वापस लौटा दी जाती हैं। धरातल पे आज वायरलेस जो कम्युनिकेशन है, इन्हीं परतों की वजह से है। यही परतें धरातल तक ऐसी सूक्ष्म तरंग दैर्घ्य की किरणें या रेडियो तरंगें वायरलेस किरणों को वापस भेज देती हैं। इसीलिए आज वायरलेस कम्युनिकेशन हम देख सकते हैं, इन्हीं की वजह से है। अब इस ताप मंडल से 450 किलोमीटर तक इस मंडल का निर्धारण है। इस मंडल से ऊपर गैसें बड़ी ही विरल हो जाती हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, बाकी और आखिरी गैसें हैं। अब इसके बाद तापमान अपना सामान्य खो देता है, जिसको हम बहिर्मंडल कहते हैं। इस बहिर्मंडल की एक विशेषता है कि यहाँ तापमान अपना सामान्य अर्थ खो देता है। काफ़ी ऊंचाई पर इसमें 2 परत पाई जाती है, जिसको वान एलन नामक विद्वान ने उसकी खोज की थी, इसीलिए उनके नाम पर इनको हम वान एलन बेल्ट भी कहते हैं। तो इस तरह से हमने बहुत ही संक्षिप्त में, बिना बोर्ड बिना स्केच के आपको हमने बड़ी ही संक्षिप्त जानकारी दे दी। आपको अवश्य ही इससे विशेष फायदा होगा। हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल से जुड़ें। आगे इस तरह की विशेष जानकारियाँ दी जाती रहेंगी और हम आपको आगे इसका विस्तार कर देंगे, जरूर करेंगे। लेकिन पहले कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको ऐसी संक्षिप्त में हम जानकारी देना चाहते हैं। आप हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें। आज का टॉपिक बस इतना ही। धन्यवाद।